वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं डिनिशा सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का। हम लोग देखेंगे आज ठीक है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर बहुत सारे वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। चलिए, आप लोग तो क्लास 11 में बेसिकली पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल। क्लियर? अब दोनों में तुलना किस होती है, ये एक दूसरे से कैसे समानताएं प्रदर्शित करती है, ये एक दूसरे से किस तरीके से असमानताएं प्रदर्शित करती है। तो पहले इसकी समानताएं को जानेंगे, फिर इसकी असमानताएं को जानेंगे। स्थिर वैद्युत बल है, चूंकि स्थिर वैद्युत बल है मतलब इसमें जो आपका आवेश रहता है वो आपका स्थिर रहता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं जिसमें स्थिर आपका आवेश क्या रहता है, स्थिर रहता है, उस पर बल लगता है, जिसको हम लोग स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। क्लियर? गुरुत्वाकर्षण को तो आप लोग क्लास 6 से जान रहे हैं भाई लोग। क्लास 6 में देखें, 7th में देखें, 8th 9th में जो न्यूटन भाई साहब हैं वो तो प्रवर्तक हैं, आपके जान रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो गुरुत्वाकर्षण बल देखिए, इनमें समानताएं क्या है। देखिए, यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है भाई, वह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, और आपका स्थिर वैद्युत बल भी इसका पालन करता है। क्लियर? ये दोनों में क्या है, समानताएं हैं। नाउ सेकेंड, यह भी एक केंद्रीय बल है। यह भी एक केंद्रीय बल है जो दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्लियर? मतलब आपका स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, यह आपका स्थिर वैद्युत बल हो गया, और आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। स्थिर वैद्युत बल हो गया, और क्या हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। ये दोनों आपके केंद्रीय बल है, मतलब सेंटर पॉइंट में रहते हैं, वहां पर जहां पर आपका नाभिक होता है। यह दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। क्लियर? नाउ थर्ड है, यह भी एक संरक्षी बल है। जैसे कूलाम बल भी आपका क्या रहता है, संरक्षी बल होता है। कूलाम बल भी आपका केंद्रीय बल होता है। उसी तरीके से आपका जो स्थिर वैद्युत बल है वो आपका संरक्षी बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षी बल है। ये दोनों में क्या है, आपकी समानताएं हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि यह बल भी निर्वात में लग सकता है। मीन्स क्या है कि आपका जो स्थिर वैद्युत बल है और आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दोनों निर्वात में भी लग सकता है। क्लियर? अब देखिए, ये तो हो गई इनकी समानताएं। ये क्या हो गई, इनकी समानताएं हो गई कि ये एक दूसरे की क्या क्या समानताएं हैं। तो आप लोग फर्स्ट में बोल सकते हो कि यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। स्थिर वैद्युत बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। यह भी एक केंद्रीय बल है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है, और आपका स्थिर वैद्युत बल भी केंद्रीय बल है। उसके बाद एक कंडीशन बोल सकते हो कि जो दोनों द्रव्यमानों के मिलाने वाली रेखा के क्या करती है, अनुदिश कार्य करती है। क्लियर? इसके बाद बोल सकते हो कि ये दोनों बल आपके क्या है, संरक्षी बल है। क्लियर? और फोर्थ स्टेप में ये बोल सकते हो कि यह बल भी निर्वात में लग सकता है। मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल और आपका स्थिर वैद्युत बल दोनों निर्वात में क्या करते हैं, लग सकते हैं। इसके बाद इन दोनों की असमानताएं हैं। समानताएं को तो देख लिए, अब असमानताएं क्या है इसको हम लोग देखते हैं। क्लियर? अभी हम लोग क्या देखें फर्स्ट स्टेप में कि यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करती है। दूसरा में यह भी एक केंद्रीय बल है जो दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के क्या होती है, अनुदिश कार्य करती है। उसके बाद थर्ड में क्या देखें, यह भी एक संरक्षी बल है। और फोर्थ में क्या देखें कि यह बल भी निर्वात में लग सकता है। इसके बाद क्या देखें, असमानताएं देखते हैं। ये तो हो गया आपकी समानताएं। अब क्या देखेंगे हम लोग, असमानताएं। तो यह बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। दोनों में क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों में आकर्षण प्रकृति का होता है। ये दोनों असमानताएं हैं, मतलब एक में आपका आकर्षण होता है, हर एक में आपका आकर्षण नहीं होता। दोनों में ये आपकी असमानताएं। दूसरा, यह एक दुर्बल बल है। क्लियर? एक आपका दुर्बल है, यह आपका गुरुत्वाकर्षण बल आपका दुर्बल है, और स्थिर वैद्युत बल आपका प्रबल है। क्लियर? आपका स्थिर वैद्युत बल आपका आकर्षण प्रकृति का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आपका आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण के साथ भी होता है। क्लियर? तो यह था हमारा स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। क्लियर? इसमें आता है भाई लोग, देखिए स्थिर वैद्युत बल की समानताएं और असमानताएं को लिखिए बोल के आता है। क्लियर? तो इसको आप लोग क्लियर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप का विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर?
इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैं पहले से बताया था, जैसे विद्युत है, फिजिक्स में बताया था ना, जैसे कि मेरे को आप देख पा रहे हैं भाई, मेरे साउंड को आप लोग सुन पा रहे हैं। 11 पे तो फिजिकली में तो देखे होंगे ना, फिजिकल में, भौतिकी विज्ञान में, क्लियर। तो हम लोग आज देखेंगे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, किसी आवेश के आसपास का, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है वही आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सबका अपना अपना प्रभाव रहता है भाई। बोलते हैं ना कि वहां पर तेरा प्रभाव चल रहा था, वहां पर आपका नहीं जाने का इफेक्ट पड़ा, वहां पर आप आओगे तो ये पड़ेगा, ठीक है। कितने भी गुंडे मवाली रहते हैं, देखिए उनका भी प्रभाव पड़ता है, उनका अपना अपना इलाका रहता है भाई लोग, देखे हो ना, अपना अपना इलाका रहता है, इलाके के अंतर्गत में उनका प्रभाव रहता है, मतलब उन पर उनका प्रभाव इतना रहता है, प्रबल रहता है, क्लियर। कि अगर उनका नाम भी लोगे तो जान रहे हो कैसा होता है, मूवी तो देखते ही होंगे, क्लियर। तो सबका अपना अपना प्रभाव रहता है। तो अभी हम लोग मूवी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ना नायक की तरफ जा रहे हैं, ना खलनायक की तरफ जा रहे हैं, क्लियर। हम लोग देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के आसपास का ना, कोई भी आवेश है, इस तरीके से आपको क्यों आवेश है, क्लियर। तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहे भाई, जहां तक उसका क्या रहे, प्रभाव रहे, ठीक है, जहां तक उसका प्रभाव जाए या प्रभाव टिका रहे, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। अपना अपना क्षेत्र रहता है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर आपका तहसील ना है, क्लियर, केवल ग्रामीण परिवेश रहता है, उसको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं ना। उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मतलब आसपास का वह क्षेत्र जहां पर ग्राम के निवासी निवास करते हैं, उसको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका केवल प्रभाव रहेगा, इसके उस आवेश के प्रभाव में ये लोग रहेंगे, मतलब आवेश के साथ वो लोग, उनका प्रभाव उस पर जुड़ा रहेगा, मतलब आवेश अगर बदलेगा तो उसका प्रभाव उस पर, वहां के विद्युत क्षेत्र पर, मतलब वहां आसपास के जितने भी क्षेत्र वहां पर इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर। तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, क्लियर। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है ये, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर। तो हम लोग देख रहे हैं अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र तो जान लिए कि वह किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उसको तो हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता किसको बोलते हैं भाई लोग, देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धनावेश को जितने बल का अनुभव करता है, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा आपका, क्लियर। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई भी स्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश प्लस क्यू आवेश जितने बल का अनुभव करेगा, बिल्कुल, कितने बल का अनुभव करेगा, जितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। मतलब यहां पर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, मान लेते हैं कि ये आपका ई एक विद्युत क्षेत्र है, क्लियर। यहां पर कोई भी बिंदु है पी है, इस पी पर कोई एकांक धनावेश प्लस क्यू रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, क्लियर। चूंकि यह एक सदिश राशि है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों होगा भाई लोग, अदिश में दिशा नहीं होती है, तो ये आपका क्या है, सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं, फिर से सुनिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, और विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, मान लिया कि यह बिंदु P है, इस पर स्थित कोई भी एकांक धनावेश है, प्लस क्यू आवेश है, क्लियर। जितने बल का अनुभव करेगा, माना कि F बल का अनुभव किया, तो जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या बोलेंगे, तीव्रता बोलेंगे, क्लियर। इसके बाद है, चूंकि यह एक सदिश राशि है आपकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि कौन है यहाँ पर आपकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इसकी दिशा वही होती है, इसकी दिशा वही होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसकी दिशा वही होती है जिसमें एकांक धनावेश पर बल लगता है। मतलब एकांक धनावेश पर बल जिधर लगेगा वही इसकी दिशा होती है, और यह क्या है, सदिश राशि है। तो इसको हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी सदिश राशि है और इसकी दिशा वही होती है जो एकांक धनावेश पर बल लगता है। अब विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र किसी आसपास, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है वो आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। तो यह था हमारा विद्युत क्षेत्र, और अभी क्या देखें हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब नया राशि है तो भाई इसका तो फिजिक्स में हमको इसका तो मात्रक जानना अनिवार्य है। क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है आपका, और एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति आपका कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, इसको जानिएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है आपका mLT⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, विमीय सूत्र तो आपका 11th में मोस्ट इंपोर्टेंट रहता था, अभी 12th में केवल इसका एसआई मात्रक को जानिए। तो विद्युत क्षेत्र के एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन बल लग रहा है और चूंकि कूलाम के द्वारा ये किया गया था इसलिए न्यूटन प्रति क्या है आपका कूलाम। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है आपका न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर। तो ये था हमारा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है mLT⁻³ A⁻⁻1। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोग जानेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण जानेंगे, बिंदु आवेश के कारण। यहाँ पर हम लोग अभी तो देख लिए थे, इसमें क्या क्या देखे थे पहले, इसके पहले हम लोग एकांक आवेश देखे थे, एकांक आवेश देखे थे ना, जिसमें आपका एकांक आवेश देखे थे। उसके बाद बिंदु आवेश देखे। बिंदु आवेश क्या होती है, बिंदु आवेश वह आवेश होती है जिसमें दोनों बिंदुओं के बीच की जो आकार होती है उनके तुलना में क्या होती है, नगण्य होती है, दोनों बीच की दूरी। मतलब बिंदु आवेश वह आवेश होता है जिनकी बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में क्या होती है, बहुत ही नगण्य, बहुत ही सूक्ष्म होती है। उसको हम लोग क्या बोलते थे, बिंदु आवेश बोलते थे। ठीक है। तो उसी बिंदु आवेश के कारण हम लोग यहाँ पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम लोग जो कूलाम का नियम पढ़े थे, कूलाम के नियम में भी आया था आपका बिंदु आवेश आया था ना, बिंदु आवेश आया था उसमें आपका, और एकांक आवेश आया था। क्लियर। तो ये दोनों चीजों को आप लोग अच्छे से माइंड कीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए इसके लिए हम लोग व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या, व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। चलो यहां पर मान लेते हैं ना, यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं। यहाँ पर माना कि O बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है आपकी P है। ठीक है, जिस पर कोई परीक्षण आवेश आपका Q0 रखा गया है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फिर से देखिए, हम लोग इसके लिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण हम लोग देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण देख रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर देख लीजिए, माना कि बिंदु O पर ना, माना कि बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है। माना कि बिंदु O पर, इस O पर ना एक आपका प्लस Q आवेश रखा गया है। तो माना कि बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है, इससे R दूरी पर, यहाँ से देखिए, इससे आपकी R दूरी पर एक बिंदु क्या है आपकी P है। क्लियर। तो इससे R दूरी पर, स्मॉल r है ना, इससे R दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, एक बिंदु P रखा गया है। ठीक है, जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है।
रखा है तथा बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए आपका दो आवेश है, यहाँ पर एक O बिंदु है, O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, प्लस Q आवेश O से R दूरी पर एक बिंदु आपकी P है, एक बिंदु क्या है आपकी P है, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। ठीक है, और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट के कारण लगने वाला बल। क्लियर? तो यहाँ पर इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए परीक्षण आवेश Q नॉट के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल, बिंदु P पर लगने वाला बल, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। क्लियर? तो परीक्षण आवेश Q नॉट के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल होता है आपका F इक्वल टू है 1/4πε0 इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर? यहाँ पर आपका जो Q है आपका प्लस Q है, Q नॉट आपका परीक्षण आवेश है, और R स्क्वायर तो यहाँ पर क्या होता है आपका R स्क्वायर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है कूलाम के बल के अनुसार। ठीक है, तो कूलाम बल यहाँ पर तो लगने वाला यहाँ पर जो बल है वो क्या है आपका कूलाम बल है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जानते हैं यहाँ पर हम लोग जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू क्या होता है आपका लिमिट होता है Q नॉट टेंस टू 0 F बाय होता है Q नॉट, ये होता है ना। E इक्वल टू आपका होता है यहाँ पर E इक्वल टू होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है आपका लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F बाई Q नॉट होता है। क्लियर? अब यहाँ से समीकरण 1 से F का मान यहाँ पर हम लोग रखेंगे। क्लियर? समीकरण 1 से हम लोग किसका मान रखेंगे, F का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पर तो F का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा लिमिट हो जाएगा यहाँ पर Q नॉट टेंस टू 0 F का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q नॉट बाय R स्क्वायर इंटू ऑलरेडी पहले से है 1/Q नॉट। Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/4πε0 1/R स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास बचेगा E इक्वल टू बच जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू 1/R स्क्वायर। क्लियर? तो ये किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये क्या है आपका अभिष्ट व्यंजक है। क्लियर? ये है आपका E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 1/R स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या होता है, चूंकि यह सदिश राशि होती है तो यहाँ पर हम लोग इसको सदिश रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर? ये 2 हो गया। अगर इसको मैं परावैत, तो यहाँ पर आपका जो परावैत द्रुतता की गणना करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से एक और आ जाएगा E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू हो जाएगा 1/ आपका R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका Q हो जाएगा Q/R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक के थे हम लोग, Q नॉट से कट के यहाँ पर आपका बचा है Q, तो 1/4πε0 इंटू हो जाएगा आपका Q/R स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Q/R स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग लिए थे, देखिए माना कि बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पर परीक्षण आवेश Q नॉट के कारण
परीक्षण आवेश क्यू नॉट के कारण बिंदु P पर लगने वाला बल होता है आपका F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चूंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जानते हैं E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 F बाय क्यू नॉट। F का वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं रख दिया 1/4πε0 इंटू क्यू बाय क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू नॉट। क्लियर, क्यू नॉट से कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका बच गया E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर, अगर यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग सदिश रूप में लिखेंगे, अगर इसको हम लोग किस रूप में लिखेंगे, सदिश के रूप में लिख लेते हैं। किसके रूप में लिख लेते हैं, सदिश के रूप में। तो सदिश के रूप में लिखेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, आर एकांक सदिश ये हो जाएगा। और इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू समीकरण 3 को लिखेंगे तो 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या है आपका ये आर एकांक सदिश, इस तरीके हो जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 को आप लोग इस तरीके से सदिश के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की। बिंदु आवेश किसको बोलते हैं, बिंदु आवेश वह आवेश होता है जिनके बीच की दूरी उनके आकारों की तुलना में क्या, जिनके बीच की दूरी उनके आकारों की तुलना में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। मतलब कोई भी आकार है, आपका आकार है ना, आपका आकार इतना छोटा है, देखिए यहाँ पर इसका आकार छोटा है, तो इनके आकारों की तुलना में इनकी जो बीच की दूरी होती है बहुत ही बड़ी होती है। दोनों के बीच की दूरी की तुलना में उनकी जो आकृति होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है। इस कारण से इसको हम लोग आवेश को क्या मान लेते हैं, हम लोग बिंदु आवेश मान लेते हैं। क्लियर, क्या आवेश मान लेते हैं, इसको हम लोग बिंदु आवेश मान लेते हैं। तो ये था आज का हमारा बिंदु आवेश। क्लियर, इसके बाद हम लोग देखेंगे आवेशों का वितरण को देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आवेशों के वितरण को देखेंगे। आवेशों के वितरण में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक आवेश घनत्व को पढ़ेंगे, और रैखिक आवेश घनत्व को पढ़ेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को पढ़ेंगे, आयतन आवेश घनत्व को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आवेशों के सतत वितरण के अनुसार। क्लियर, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं वर्क करते हैं। नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।